जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक कोई और टॉपिक नहीं, आज हमारा दुनिया का सबसे भयानक टॉपिक है और जिस टॉपिक का नाम है परमाणु बम। आपके सामने आज हम ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचना देंगे जो कि आपके पास अभी तक नहीं होगी। प्रश्न ये है कि आज परमाणु बम लगभग दुनिया के 10 देशों के पास है। परमाणु बम के बारे में आपने पहले बहुत कई बार सुना होगा कि परमाणु बम दुनिया का सबसे घातक बम माना जाता है, लेकिन विडंबना की बात तो तब हुई ये परमाणु बम उस देश के पास चला गया जिसके पास जाना नहीं चाहिए था। हम दिखाना चाहेंगे कि कौन सा वह देश है जिसके पास ये परमाणु बम जा चुका है। वह कोई देश कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश। खतरनाक का मतलब है कि ऐसा देश जो ऐसे तानाशाह के हाथ में ये देश है जिसके हाथ में देश नहीं जाना चाहिए था। वो तानाशाह कोई और नहीं बल्कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह आपके सामने है। इस तानाशाह की अगर बात किया जाए तो ये तानाशाह एक राक्षस प्रवृत्ति का तानाशाह है जो कि अपने कुछ सुख सुविधा और अय्याशी के लिए वहाँ के सामाजिक और वहाँ के सिविल या नागरिकों की बलिदान दे देता है। अगर इस तानाशाह की बात किया जाए तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को इसलिए जाना जाता है कि ये अपने सभी प्रकार के एंजॉयमेंट के लिए वहाँ के लोगों की बलि चढ़ा देता है और ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति भी है। विश्व को एक मंच पर आकर इस बारे में सोचना भी चाहिए कि इसका क्या समाधान निकाला जाए जिससे कि इससे नॉर्थ कोरिया के नागरिक और पूरे विश्व के तमाम देशों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए। विडंबना की बात यह भी मानी जाती है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह नॉर्थ कोरिया के जो नागरिक हैं उनको खुलेआम ज़िंदगी तक नहीं जीने देता। अगर हम आपको कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चीज़ें बताएं तो ये भी माना जाता है वहाँ नॉर्थ कोरिया में किसी आम आदमी को इसका नाम, इसकी कटिंग, इसके जैसे कपड़े, इसका जैसा खाना पीना और तो और इसके जैसे तमाम परंपराओं को कोई व्यक्ति नहीं अपना सकता। विडंबना ये भी है कि अगर हम तानाशाह की बात करें तो ये अपनी सुख सुविधा के लिए देश को भी बलि चढ़ा सकता है, ये इस हद तक जा सकता है। सवाल ये है, सितंबर 2022 में उत्तर कोरिया परमाणु बम संपन्न देश बन चुका है। ये बात उत्तर कोरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है कि अब नॉर्थ कोरिया भी परमाणु संपन्न देश है। परमाणु बम क्या है इसके बारे में एक झलक बतलाना चाहेंगे। परमाणु बम की अगर बात की जाए तो आपने सुना होगा परमाणु बम वर्तमान समय में दुनिया के कई विशाल देशों के पास, जो बड़े बड़े देश हैं उनके पास परमाणु बम उपलब्ध है। परमाणु बम 2020 के मुकाबले नॉर्थ कोरिया ने 10 परमाणु बम बनाए, यानी कि नॉर्थ कोरिया की रिपोर्ट है कि 2020 से भी आगे, यानी 2020 में जितने परमाणु थे उससे ज़्यादा इसने अब बना लिए हैं। वर्तमान में अगर हम सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो विश्व में अमेरिका के पास लगभग 5,500 परमाणु बम थे 2021 में और इस समय लगभग 6,000 माने जा रहे हैं। अमेरिका के पास 6,000 परमाणु बम हैं। अगर रूस की बात करें तो रूस के पास 2021 में लगभग 6255 परमाणु बम थे, लेकिन वर्तमान में 8,000 के आसपास ये संख्या हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन की बात करें या फ्रांस की बात करें, इनके पास लगभग 1,000 के नीचे ही परमाणु हैं। दुनिया में वर्तमान समय में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया ये ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम उपलब्ध हैं। अगर इन देशों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि दुनिया में 9 से 10 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम उपलब्ध हैं। विडंबना की बात यह है कि भारत के पास परमाणु बमों की संख्या कम है जबकि पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की संख्या अधिक है। यानी कि परमाणु शक्ति में अगर हम देखें तो पाकिस्तान भारत से थोड़ा आगे है। परमाणु बम कोई अच्छा बम नहीं है, ये मानव जीवन के लिए खतरा माना जाता है। आपने हाई स्कूल, 12th इन सभी क्लासों में एक ऐसी राइटिंग पढ़ा होगा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप।
ये बात उस समय हमारी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उस समय केवल हमें नंबर प्राप्त करना ही सब कुछ होता था और हम जैसे तैसे करके अपनी कॉपी के 4 से 6 पन्नों को भर देते थे। लेकिन आज प्रैक्टिकली इस बात को हम समझ सकते हैं कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। अगर परमाणु बम की तकनीकी का विकास होना ये वरदान है, और परमाणु बम का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो ये अभिशाप है, और अभिशाप ही नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा खतरनाक अभिशाप है। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूँगा, विश्व में परमाणु बम को सबसे पहले वर्ष 1945 यानी कि 16 जुलाई 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। 16 जुलाई 1945 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी हेस थे जिन्होंने इस परमाणु का परीक्षण कराया था। यानी विश्व में सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण कराने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका ने ही परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को विश्व में सभी देशों को या भिन्न भिन्न देशों को वितरित किया। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में परमाणु बम के वैज्ञानिक, जिनका नाम है जे रॉबर्ट, या हम कह सकते हैं जूलियस रॉबर्ट जे रॉबर्ट ने इस परमाणु बम का विकास किया था। सवाल ये भी है कि किसी चीज़ का अगर आविष्कार होता है उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। परमाणु बम की अगर वजह की बात करें तो आपने विश्व युद्ध पढ़े होंगे, जिसमें एक फर्स्ट वर्ल्ड वार था जो कि वर्ष 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 18 इसका होने के बाद जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो संधि की गई, और उस संधि में यूरोप महाद्वीप के जो देश थे जो पराजय का सामना जिन्हें करना पड़ा था, उनके साथ कुछ संधि हुई और संधि में कुछ नियम और कानून बनाए गए। माना जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो संधि में नियम कानून बनाए गए, उन नियम कानून पर देश अधिकतर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए और वो नियम कानून 20 सालों के भीतर ही टूट गए। इसका सवाल यहाँ ये हुआ कि वर्ष 1 सितंबर 1939 को विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने का सबसे बड़ा रीजन था, आपने सुना होगा, एक देश जर्मनी, और जर्मनी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, और वह नाम कोई और नहीं बल्कि जर्मनी का तानाशाह, या आप कह सकते हैं जर्मनी का शासक हिटलर था। हिटलर की अगर बात की जाए तो ये वर्ष 1939 से लेके वर्ष 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी का शासक रहा है। कहा जाता है कि जर्मनी के शासक हिटलर ने जबरदस्ती यूरोप के देश पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन, जो कि इंग्लैंड या ब्रिटेन, इस देश ने जब पोलैंड पर अटैक किया गया तो इसके बदले में ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर आक्रमण किया। सवाल ये हुआ कि जर्मनी ने इटली और जापान, 2 देशों के साथ मित्रता कर युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसे सेकंड वर्ल्ड वार कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास के पन्नों में लिखकर रह गया, लेकिन इसका अगर हम वाकई इसकी और रियलिटी कहानी अगर इसकी देखें तो वहाँ मौजूदा उस समय व्यक्ति ही अच्छे से जानते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में ये भी माना जाता है कि इससे बड़ा खतरनाक युद्ध कोई हुआ नहीं है, चूँकि इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। आपको सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी प्राप्त हुई, इसमें यह माना गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी हेस के द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु गिराए गए, जिसकी डेट 6 अगस्त 1945, जो कि जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु गिराया। जापान के शहर हिरोशिमा पर जब यूएसए के राष्ट्रपति हैरी हेस ने परमाणु बम गिराने की अनुमति प्रदान की अमेरिका की एयरफोर्स को, तो आपको बता दिया जाए उस परमाणु बम का जो नाम रखा गया था वो नाम रखा गया था लिटिल बॉय। याद रखिएगा, लिटिल बॉय जो नाम रखा गया था वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट की शारीरिक बनावट के कारण इसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। माना जाता है कि अमेरिका ने जापान पर जब परमाणु बम गिराए तो उसमें इतना खतरनाक हादसा हुआ कि लगभग 1 लाख के आसपास वहाँ के नागरिक और 20,000 प्लस सैनिक हिरोशिमा में तुरंत के तुरंत मारे गए। सवाल तो इससे बड़ा जब हुआ जबकि परमाणु बम एक बार गिराने के पश्चात फिर अमेरिका ने
3 दिन के बाद यानी कि पहला 6 अगस्त 1945 और फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया, जिसे फैट मैन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम फैट मैन इसलिए रखा गया कि उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की शारीरिक बनावट के कारण इसको एक टाइटल दिया गया, फैट मैन। चूंकि ब्रिटेन और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में आपस में सहयोगी देश थे, और आपको ये भी बता दिया जाए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ताकतवर देश भी यही उभर कर आए थे। सवाल यहाँ जब तक गड़बड़ हुआ, जब 2 बार परमाणु बम गिर गए, विश्व में हाहाकार मचने लगे, और सबसे बड़ी बात, जापान पर 2 शहरों पर जब परमाणु बम गिराए गए तो औसतन दोनों परमाणु बमों में लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अगर हम आधुनिक समय में देखें तो जापान उन 2 परमाणुओं का भुगतान अभी तक कर रहा है, और इसके बदले में जापान में पैदा होने वाली संतान अभी तक लंगड़ी लूली, दिव्यांग, विकलांग जैसी हो रही है। परमाणु बम का प्रयोग कोई अच्छी बात नहीं है, इससे बचाव करना चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसे देश ने कूटनीति का प्रयोग करके जापान की कमर को तोड़ दिया। आपको यहाँ ये भी बता दिया जाए कि परमाणु बम की अगर हम बात करें, कैसे जब ये गिरता है तो क्या अपना प्रकोप दिखाता है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों विषयों का आप अगर अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जिस जगह पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ समय के लिए उस जगह का तापमान 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वहां कंडीशन ये हो जाती है कि मौजूदा लोग सांस लेने में भी कठिनाई प्राप्त करते हैं, और इससे निकलने वाली हानिकारक किरणें जो होती हैं वह खतरनाक साबित होती हैं। आपको ये भी बता दिया जाए कि परमाणु बम में यूरेनियम जैसे, प्लूटोनियम जैसे खतरनाक विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए एक जहर से भी बढ़कर साबित होते हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर हम परमाणु बम की बात करें तो हिटलर का इसमें कोई दोष था नहीं, लेकिन हमारा सवाल यहाँ केवल जो है वो सवाल है कि नॉर्थ कोरिया की जो रिपोर्ट आई है कि सितंबर 2022 में नॉर्थ कोरिया भी परमाणु बम संपन्न देश बन चुका है। नॉर्थ कोरिया ने अपने डिफेंस शो में, अपने रक्षा शो में या रक्षा प्रदर्शनी में एक मिसाइलों का एक जमाड़ा निकाला, और उस जमाड़े में नॉर्थ कोरिया ने लगभग 20 से 25 परमाणु बमों का दिखाना या शो किया था। ये विश्व के लिए चिंता का विषय है, और पूरे विश्व को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर परमाणु बम का प्रयोग किसी भी आधार पर नॉर्थ कोरिया करने लग गया तो इससे बचना बड़ा मुश्किल होगा। आपको ये भी बता दें, अगर परमाणु बम के संदर्भ में अगर हम भारत के बारे में देखें तो भारत भी परमाणु बम का प्रयोग 2 बार कर चुका है, या सॉरी प्रयोग नहीं कहेंगे, 2 बार परीक्षण कर चुका है। अगर भारत के परीक्षण की बात करें तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो आप सबको पता होगा, वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया था। आपको बता दिया जाए, ये प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था यह 18 मई 1974 को किया गया था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह भूमिगत परमाणु परीक्षण था। आपको बता दें, वर्ष 1974 में जब भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया, उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। इंदिरा गांधी के सफल नेतृत्व में इस परमाणु का परीक्षण हुआ और भारत में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन सवाल तो जब पैदा हुआ जब विश्व में प्रत्येक देश के पेट में दर्द होने लगा कि भारत ने परमाणु बम का परीक्षण आखिरकार किया क्यों। क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि हम विश्व पटल पर इस बात को रखें कि भारत परमाणु बम का परीक्षण करना चाहता है, क्योंकि कोई भी देश उस समय भारत के सहयोग में नहीं था और कोई भी देश यह भी नहीं चाहता था कि भारत परमाणु बम का परीक्षण करे। इसका मूलभूत कारण यह माना जाता है कि वर्ष 1962 में भारत और चीन का युद्ध, वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध और वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, यानी कि पिछले लगभग एक दशक में यानी 10 सालों में भारत ने भिन्न भिन्न प्रकार के 3 युद्धों को लड़ा था। इसलिए माना यह जाता था कि अगर भारत पर परमाणु बम हुआ तो भारत एक संपन्न और सैन्य मजबूत देश बनेगा, इसलिए भारत को परमाणु बम का परीक्षण नहीं कराने देना है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस जिम्मेदारी को जो सौंपा था वो भाभा रिसर्च सेंटर को इस जिम्मेदारी को सौंपा था कि आप परमाणु बम का परीक्षण करेंगे। मित्रों याद रखना,
उस समय की अगर बात की जाए तो भाभा परमाणु परीक्षण केंद्र के जो संस्था हेड थे या कह सकते हैं महानिदेशक थे, वो थे बड़े जाने पहचाने राजा रमन्ना। राजा रमन्ना के नेतृत्व में सफल परीक्षण किया और हमारे पास 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण संपन्न होने के बाद परमाणु बम उपलब्ध हुआ। भारत में कोई एक नहीं, आपने पढ़ा होगा कि भारत में 2 परमाणु बम परीक्षण हुए हैं। अगर हम वहीं दूसरे परमाणु बम परीक्षण की बात करें तो दूसरा परमाणु बम परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था और यह परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में हुआ था। यह भी हमारा परमाणु परीक्षण सफल हुआ और हम 2 बार परमाणु परीक्षण में पास हुए। अब सवाल यहाँ ये खड़ा है कि अगर विश्व को, पूरे वर्ल्ड को अपने आप को बचाना है तो केवल विकास ही बचाव नहीं होता, आपको ये भी समझना पड़ेगा अगर हमारी विज्ञान विकास कर रही है तो अपनी मौत के कुएं भी खोद रही है। परमाणु बम होना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत तो वो तब हो जाता है जब उसका प्रयोग आम जनता के ऊपर कर दिया जाता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिरकार परमाणु परीक्षण करने के पश्चात मैं ये चाहूँगा या आप देखते होंगे विश्व में कोई ऐसा संगठन क्यों नहीं बनता जो इतनी मजबूती पर हो कि कोई भी देश परमाणु बम अगर परीक्षण करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन यह सवाल ये भी है कि परमाणु बम का परीक्षण करने वाले जो देश हैं वो खुद अपने आप में ऐसे समझौतों को तोड़ते हैं, जैसे उसमें एक नमूना अमेरिका का है। बताइए अमेरिका को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उसने जापान, दुनिया के ऐसे इतने छोटे से देश पर परमाणु बम एक नहीं 2 गिराई। जापान उसका भुगतान आज तक कर रहा है। सवाल यह भी पैदा होता है कि परमाणु की अगर हम बात करें तो क्या परमाणु बम से कोई बचाव भी हो सकता है? तो आइए, हमने कई विज्ञान प्रगति और अमेरिका टाइम्स मैगजीन, योजना भारत सरकार की मैगजीन, कुरुक्षेत्र भारत सरकार की मैगजीन और BBC वर्ल्ड जैसे तमाम चैनलों की सहायता लेकर अपने पास तमाम सूचना एकत्रित की और उसमें पाया कि अगर परमाणु बम का परीक्षण कोई देश कर देता है तो वह परमाणु बम का परीक्षण अगर कोई देश किसी देश पर परमाणु बम का प्रयोग कर देता है तो परमाणु गिरने के बाद उस क्षेत्र में लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाली जनता का 90% भाग खत्म हो जाता है, यानी कि वह मृत घोषित हो जाती है। उसके बाद ये भी माना जाता है कि लगभग सैकड़ों सालों तक इसका भुगतान वह देश करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप जापान देख सकते हैं। जापान की अगर बात किया जाए तो जापान टेक्नोलॉजी में कोई छोटा देश नहीं है। आपको कुछ मैं कंपनियों के नाम गिनाना चाहूँगा। पैनासोनिक आपने कंपनी सुनी होगी जो मोबाइल और कैमरा जैसी प्रोडक्ट उत्पादित करती है, ये जापानीज कंपनी है। सोनी कंपनी आपने सुनी होगी, ये कंपनी भी जापानीज है। होंडा कंपनी आपने सुनी होगी, ये कंपनी भी जापानीज है। 4 व्हीलर में एक जानी मानी कंपनी टोयोटा, जिसकी फॉर्च्यूनर जैसी, इनोवा जैसी गाड़ियाँ आती हैं, ये कंपनी भी जापानीज है। इसके अलावा और हम बड़े लेवल पर जाएँ तो आपने होंडा की बड़े स्तर पर 4 व्हीलर भी देखी होंगी, ये कंपनी भी जापानीज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो जापान की हैं। इसके अलावा अगर भारत में देखें तो जापान का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जापान हमारा सहयोग नहीं करता तो आज हम ना मेट्रो चला पाते, ना बुलेट ट्रेन चला पाते और ना ही बड़े बड़े चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते। जापान, इसमें कोई संदेह नहीं, तकनीकी के मामले में विश्व में अपना झंडा फहरा चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी जापान उस परमाणु बम का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया जिसे अमेरिका ने आज से लगभग 80 से 85 साल पहले जापान के 2 शहरों पर गिराया था। ऐसा माना जाता है कि जापान में आज भी बच्चे लंगड़े लूले तमाम भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रकोपित पैदा होते हैं और जापान उसका कोई भी इलाज प्रॉपर आधार पर नहीं ढूंढ पाया। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी भागीदार था, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन चूंकि वर्ष 1945 में भारत ब्रिटिश गुलाम था, आपको अच्छे से पता होगा 1945 पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए भारत सीधे रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश माध्यम से या इनडायरेक्ट थ्रू या इनडायरेक्ट माध्यम से ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। आपको ये भी बता दिया जाए स्टूडेंट्स कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो वो डेट थी 1 सितंबर 1945।
1 सितंबर 1945 को पूरा विश्व परेशान हो चुका था, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब पूरे विश्व में दो विश्व युद्ध हुए हों और दोनों विश्व युद्धों के बीच बस 20 साल का ही अंतर रहा हो, तो आप अंदाजा लगाइए कितने देशों की अर्थव्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी होंगी और कितने देशों में भूखमरी जैसी हालत पैदा हो चुकी होगी। इसलिए पूरा विश्व परेशान हो चुका था और तमाम गहरी समस्याओं से जूझ रहा था। इसलिए पूरे विश्व में एक आवाज़ आई, कब ऐसा हमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए जो कभी भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जैसे भयानक तृतीय विश्व युद्ध को न होने दे। तत्काल डिसीजन ये लिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक यूएनओ नामक संगठन की स्थापना की गई। यूएनओ नामक संगठन का फुल फॉर्म अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें मात्र 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आपको ये भी सूचना दे दें कि पहला देश यूएनओ पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका था, जबकि 50वां देश यूएनओ के हस्ताक्षर करने वाला पोलैंड, ये वही पोलैंड है जिस पर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने कब्जा किया था। पोलैंड यूएनओ का 50वां देश बना, यानी कि अंतिम देश बना जिसने यूएनओ के चार्टर अधिनियम 1945 पर हस्ताक्षर किया था। आपको बता दिया जाए, यूएनओ का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यूएनओ का एक संविधान भी है जिसे यूएनओ चार्टर एक्ट 1945 के नाम से जाना जाता है। ये वही संविधान है कि अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई भी देश यूएनओ का सदस्य बनता है तो पहले उसे कुछ विधायी कार्यवाहियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि इस चार्टर एक्ट पर पहले उसे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और फिर कुछ औपचारिक कार्रवाई होती हैं, उन्हें उसे करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यूएनओ की अगर बात किया जाए तो भारत यूएनओ का 50 सदस्यों में शामिल था। आप यूँ मान सकते हैं कि भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य था। आपको ये बता दिया जाए, यूएनओ की जब स्थापना हुई तो यूएनओ के 5 देशों को परमानेंट मेंबरशिप प्रदान की गई और उन 5 देशों को एक विशेष शक्ति, जिसे वीटो शक्ति या वीटो पावर के नाम से जाना जाता है, वो प्रदान कर दी गई। इन 5 देशों की अगर चर्चा हम करें तो उसमें पहला देश अमेरिका, दूसरा देश ब्रिटेन, तीसरा देश रूस, चौथा देश फ्रांस और 5वां देश चीन था। भारत उस समय यूएनओ में टेम्परेरी या अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। आपको ये भी बता दें, इन 5 देशों को वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। वीटो शक्ति का मतलब होता है कुछ विशेष तरीके की शक्तियां। आप यूँ मान सकते हैं कि उसी समय ये लिख दिया गया कि यूएनओ में कोई बड़ा काम होता है तो 5 की सहमति से होगा। आज अगर इसका हम उदाहरण लें तो आप इंडिया पर देख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा कई बार यूएनओ में इस मुद्दे को उठाया गया कि भारत इस समय आर्थिक मजबूत है और भारत यूएनओ की स्थायी सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। लेकिन आपको ये भी बता दें, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत को यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए हरी झंडी दी, लेकिन गड़बड़ तो तब हुआ जब चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के विरोध में आए और इसलिए भारत को यूएनओ की स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई। आपको ये भी बता दिया जाए, वर्तमान समय में यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या 193 है, जबकि जब बना था तो मात्र 50 थी। यूएनओ की अगर बात किया जाए तो मित्रों, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर बना हुआ है वो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के जमींदार डी रॉकफेलर की 17 एकड़ अर्थात 85 बीघा जमीन पर इसका मुख्यालय बना हुआ है। डी रॉकफेलर जो कि न्यूयॉर्क का जमींदार था, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट इस जमीन को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी हेस को दान में दिया गया था। आपको ये भी बता दें, यूएनओ के और भी अंग हैं या पार्ट हैं, जिसमें अगर हम कुछ अंगों की बात करना चाहें तो आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे और भी इसके संगठन हैं जिनकी संख्या समय समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मित्रों, यूएनओ में आज विश्व के भिन्न भिन्न देशों के मुद्दे जाते रहते हैं और उनका निपटारा यूएनओ समय समय पर करता रहता है। आपको ये भी बता दिया जाए,
यूएनओ एक ऐसा संगठन है कि वह विश्व लेवल पर सभी देशों की सुरक्षा करता है, सभी देशों के मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है। लेकिन इस बात को हम कैसे मान लें कि यूएनओ काम सही करता है, चूंकि इसका जीता जागता नमूना आप सोवियत संघ अर्थात रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख सकते हैं कि यूक्रेन का साथ यूएनओ ने दिया है या नहीं दिया है। बल्कि हम अपने निजी राय पर देखें तो यूक्रेन को चढ़ाने वाला देश कोई और नहीं बल्कि यूएनओ में बैठा एक ताकतवर और महाशक्ति यूएसए ही है, जिसमें यूक्रेन को चढ़ा दिया। और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को इनडायरेक्ट ये हेल्प करने का वादा किया कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यूक्रेन की आज क्या हालत है और अमेरिका ने साथ दिया है या नहीं दिया है, इस पर आप अपनी राय खुद प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी बता दिया जाए कि परमाणु बम इस समय भारत के पास मौजूद जितने हैं वो उतने बहुत हैं जिससे आप किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आज मैं पूरे विश्व में देखूं तो पूरे वर्ल्ड में लगभग कुल परमाणु बमों की अगर संख्या उठाई जाए तो 12 से 14 हज़ार है। समझ में ये नहीं आता कि 12 से 14 हज़ार परमाणु बम अगर किसी कारणवश मान लेते हैं कि सभी देश छोड़ देते हैं तो आप यकीन मानिए वह भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसने ये छोड़ा है। तो फिर इंसान आखिरकार ऐसी विज्ञान का विकास क्यों करता है जो अपने लिए ही मौत साबित हो जाए? आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अखिलेश आपके सामने दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स की ये भी कंप्लेंट या कमेंट होगी कि सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसी विषय क्यों नहीं आई, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मित्रों, स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने यूट्यूब पर लाइव हाजिर होऊंगा और आपकी सभी जीएस की क्लासेस कंटिन्यू एक अच्छे तरीके से, एक डेप्थ तरीके से आपको प्रदान करूंगा। इसलिए मुझे आपके सहयोग और आपके कोऑपरेशन की बिल्कुल आवश्यकता है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मुझे इस यूट्यूब पर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए मौका देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अब अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।